नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज उस सियासी क्लेश की बात करेंगे जो पीएम मोदी के सीजेआई के घर जाकर गणपति पूजा करने से शुरू हुआ है। इसमें राजनीतिक बयानबाजी है, विपक्ष के सवाल हैं और बीजेपी का जवाब भी है। ये सियासत की ट्रेंडिंग खबर है। गुजरात के बाद अब कर्नाटक में गणेश उत्सव के दौरान साजिश वाले पत्थर चले हैं। इस पथराव के बाद कैसे कर्नाटक के मांड्या जिले का धार्मिक माहौल बिगड़ गया, ये आपको आगजनी, नारेबाजी वाली कुछ तस्वीरों से बताएंगे। साजिश के पत्थर पर राजनीतिक लड़ाई भी छिड़ी है। इस पर हमने न्यूज रील भी तैयार की है। यूपी में आज अखिलेश यादव ने अयोध्या में जमीन घोटाले वाली राजनीतिक फाइल खोल दी है, जिसके हर पन्ने में गंभीर आरोप हैं। यूपी सरकार से सवाल है। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों और सेनाओं की जमीन बेचकर अयोध्या में घोटाला हुआ है। इन आरोपों की पूरी कहानी आपको बताएंगे। सत्ता के न्यूज मित्रों को बता दें कि शिमला में मस्जिद में अवैध निर्माण पर आक्रोश के बाद अब आवेदन दिया जा रहा है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद संजौली मस्जिद कमेटी ने कमिश्नर से मुलाकात की है और कहा है कि इस पर फैसला आने तक अवैध हिस्से को बंद कर दें। फैसले के बाद समय मिलेगा तो वो खुद ही अवैध निर्माण को हटा लेंगे। आपकी गाड़ी अगर 15 साल पुरानी हो जाए तो उसे स्क्रैप पॉलिसी की वजह से कबाड़ में देना पड़ता है। डीजल कार के लिए यह सीमा 10 वर्ष है, लेकिन अब स्क्रैप पॉलिसी बदलने पर विचार हो सकता है। सरकार का क्या प्लान है, इससे आपको कितनी राहत मिलेगी, ऐसे सभी सवालों पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसे आप मिस मत कीजिएगा। आज सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया। दिल्ली एम्स में 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो सांस की नली में इन्फेक्शन से पीड़ित थे। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। और आज पृथ्वी से करीब 700 किलोमीटर ऊपर 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस वॉक की है। स्पेस वॉक के समय स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक है। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के पोलरिस डॉन मिशन के तहत ये स्पेस वॉक हुई है। पोलरिस डॉन मिशन 10 सितंबर को लॉन्च किया गया था। सत्ता में आज लेकिन सबसे पहले गणपति उत्सव के रंग में नफरती जहर मिलाने वाले उन अपराधियों को बेनकाब करेंगे जो देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में बैठे हैं। वो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कब और कैसे किसी शहर का धार्मिक माहौल बिगाड़ना है। देश भर में भगवान गणेश की पूजा हो रही है और ऐसे लोग इस पूजा में पत्थर वाला खलल डाल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं और खबरों के आधार पर आप देखेंगे तो विघ्नहर्ता की पूजा में विघ्न डालने वाले 4 प्रकार के विलन आपको नजर आएंगे। सबसे पहला और कुख्यात विलन है पत्थरबाज। गुजरात के बाद अब कर्नाटक में गणेश उत्सव में पत्थरबाजों ने अपना असली रूप दिखाया है। आज सत्ता में हम कर्नाटक के मांड्या में हुई पत्थरबाजी के एक चेहरे को सामने लाएंगे। आपको बताएंगे कैसे गणेश विसर्जन के दौरान अचानक कर्नाटक के मांड्या में माहौल बिगड़ गया। विलन का दूसरा प्रकार है तलवारबाज। कुछ लोगों का दावा है कि कर्नाटक के मांड्या में कुछ लोग तलवार के साथ सड़क पर घूम रहे थे, सरेआम तलवार लहरा रहे थे। अब ये लोग पुलिस के रडार पर हैं। इसके कुछ वीडियो सबूत भी आपको दिखाएंगे। विलन का तीसरा प्रकार और भी घातक है। ये 21वीं सदी के सोशल मीडिया वाले हाईटेक शैतान हैं जो पत्थरबाजों और तलवारबाजों को कंट्रोल करते हैं, वो भी अपने घर बैठे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मध्य प्रदेश के रतलाम में हाल में हुई घटना इसका उदाहरण है, जहां न पत्थर चले, न मूर्ति टूटी और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे। ऐसे लोगों से सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। चौथा विलन है भड़काऊ बयानबाज। ये वो लोग हैं जो हिंसा की आग पर राजनीति की रोटियां सेकते हैं। इसमें नेता भी हैं और कुछ ऐसे कथित धर्मगुरु भी हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। हंगामा, पत्थरबाजी, नारेबाजी, हिंसक प्रदर्शन वाली ये तस्वीर कर्नाटक से आई है। कर्नाटक के मांड्या में इसी तरह अचानक सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए और कुछ ही घंटों में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इस हिंसा की पूरी कहानी यह है कि कर्नाटक के मांड्या में बुधवार रात गणपति विसर्जन के दौरान का ये वीडियो है। पुलिस की माने तो जिस दौरान जुलूस मैसूर रोड पर दरगाह के पास से गुजर रहा था, कुछ लोगों ने पथराव किया। घटना रात 8 बजे की है। इस दौरान 2 समुदायों के बीच में भी हिंसक झड़प हुई। जुलूस पर पथराव के बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया।
पुलिस के सामने प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, हंगामा किया, यहां तक कि आसपास की कुछ दुकानों में आग लगा दी, गाड़ियों में आग लगा दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कुछ प्रदर्शनकारी तलवार लहरा रहे थे। इसके अलावा रॉड, बोतल से भी हमला किया गया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी झड़प हुई। हंगामे के दौरान 15 पुलिस वाले घायल हो गए। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पुलिस स्टेशन के सामने गणेश प्रतिमा रखकर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, पिछले वर्ष भी इसी दरगाह के सामने हंगामा हुआ था। इलाके में 3 दिन के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई थी। घटना के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आज बंद भी रखा। अब तक पुलिस ने दोनों पक्षों के 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें से पूछताछ की जा रही है। मांड्या के नागमंगला में आज स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने लोगों से शांति की अपील की है। यह भी कहा है कि दोषी चाहे किसी भी धर्म के हों, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वीडियो और बयानों के आधार पर तैयार 120 सेकंड की न्यूज रील देखिए। दुकान को आग लगाया गया है, व्हीकल को आग लगाया गया है। अभी तक 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया हुआ है। अभी भी यहाँ का जो माहौल है ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक शहर में पूरा जो है 144 सेक्शन लगा हुआ है। तो न्यूज़ में देख के इधर आ रहा हूँ मैं इधर। अभी आके देख रहा हूँ। क्या क्या काम चल रहा था यहाँ पे? स्क्रैप का कर रहा था। कितने का आइटम था पूरा? 8 से 10 लाख रुपए का था। 8 से 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का किया हुआ। You also seen the present situation is normal. Now it has come to normal, and we are investigating the case. Already registered 3 cases. One suo motu case by our police. Impartially, we are working on it. Both side, whoever has done this mistake, and we are taking strict action against all those. सवाल है, क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं है? जब पिछले वर्ष भी कर्नाटक के इसी इलाके में पथराव हुआ था, जब ये संवेदनशील क्षेत्र है, तो उस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? सवाल ये भी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सरेआम पत्थर फेंककर पुलिस और कानून प्रशासन को खुलेआम चुनौती देते हैं। कर्नाटक में गणपति विसर्जन के दौरान धार्मिक क्लेश पर राजनीति भी हो रही है। Situation is peaceful now, comparatively so early yesterday. Yesterday is some classes, both Hindu and Muslims. So what is happened is happened. कब कब सिद्धरामैया का सरकार कर्नाटक में आता है, तब हिंदुओं को खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। हिंदुओं का अपमान किया, हमारे गणपति को अपमान किया, पत्थर फेंका, चप्पल फेंका, दुकानों को जलाया, फिर भी सरकार बोल रहे हैं ये छोटा है। We have arrested about 52 persons on both the sides. They have lit fire and all that. All that has been controlled. Nothing to worry now. After damaging everything, whom against you are going to take the action now? Innocent people, they will going to take the action. Before taking proper necessity, security, what lapses has happened? For that, they are silent. जो मांड्या में हुआ उसके बाद भाजपा का जो टिप्पणी आई है कि तालिबानी राज आ गया है, पूरे विश्व में आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यहाँ इन्वेस्ट मत करिए, हिंदुस्तान में यहाँ तालिबानी शासन आ गया है, ये बोलना चाह रहे हैं आप?
कर्नाटक का मांड्या तो सिर्फ कल रात हुए हिंदू मुस्लिम क्लेश का केंद्र है। पत्थरबाजी वाले ऐसे क्लेश के तीव्र झटके पहले गुजरात के सूरत में भी महसूस हुए थे। आज से 4 दिन पहले सूरत में देर रात पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें गणेश जी की मूर्ति का हिस्सा भी टूट गया था। पुलिस ने इस मामले में कुल 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 6 लोगों पर पत्थर फेंकने का आरोप था, जबकि 27 लोगों पर इन्हें भड़काने का आरोप था। और 4 दिन पहले की घटना तो आपको याद ही होगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में अफवाह के कारण ऐसा माहौल बिगड़ा कि हालात पर काबू पाने में पुलिस के पसीने छूट गए थे। गणेश जुलूस पर पत्थर वाली खबर अफवाह थी, जिसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा किया था और मुस्लिम बस्ती पर पथराव किया था, जिसके बाद कार्रवाई हुई थी। कुल मिलाकर गणेशोत्सव के दौरान कुछ लोगों की नफरती मानसिकता के कारण तनाव फैला है। गणेश विसर्जन के दौरान भक्तों पर हुए पथराव के बाद अब बयानों वाले पथराव की बात भी करते हैं, और इसकी शुरुआत एक बड़े सवाल से और उससे जुड़ी तस्वीर से। क्या किसी धार्मिक समारोह में प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की एक मुलाकात से न्याय तंत्र प्रभावित हो सकता है? इस सवाल के पीछे जो तस्वीर है वो विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की है, जिस पर राजनीतिक विघ्न काफी तीव्र गति से बढ़ा है। ये तस्वीर दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई गणेश पूजा की है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार शाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुए। पीएम ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें शेयर की। CJI ने खुद पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने CJI और उनके परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती की। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र की पारंपरिक पोशाक पहने हुए थे। उन्होंने महाराष्ट्र में पूजा के दौरान पहनी जाने वाली मराठी टोपी भी पहन रखी थी। करीब 30 सेकंड के इस वीडियो के सामने आने के बाद से अचानक न्याय व्यवस्था पर शंका वाला नैरेटिव चलाया जा रहा है। बीजेपी और पीएम के राजनीतिक विरोधी इसे गलत कह रहे हैं। इस वीडियो पर आपत्ति जताने वालों की कतार में सबसे आगे शिवसेना UBT के नेता संजय राउत हैं। उन्होंने सवाल किया है कि अगर संविधान का रक्षक राजनेताओं से मिलता है तो लोगों के मन में संदेह पैदा कर सकता है। महाराष्ट्र के हमारे मामले की सुनवाई CJI चंद्रचूड़ के सामने चल रही है, इसलिए हमें शंका है कि क्या हमें न्याय मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी केंद्र सरकार इस केस में दूसरी पार्टी है। संजय राउत के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। बीजेपी और शिवसेना नेताओं दोनों ने संजय राउत के बयान की आलोचना की है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पूछा कि विपक्ष को पीएम के CJI से मिलने पर आपत्ति है। क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी रखते थे? क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं जाते थे? जबकि शिवसेना के राज्यसभा सदस्य मिलिंद देवड़ा ने कहा है कि CJI के घर गणपति आरती में पीएम मोदी के शामिल होने पर ऐसी बात कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल मिलाकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानों के तीर चल रहे हैं और इसकी तीव्रता काफी ज्यादा है। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम रूपा जयाची जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव। संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। कि जिसके मन में संदेह है उसका कोई इलाज नहीं। जब मनमोहन सिंह जी के यहाँ एक ही टेबल पर बैठ के CJ ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इफ्तार पार्टी करते थे, उस समय इनके मन में संदेह क्यों नहीं उत्पन्न होता? गणपति जी की आरती कर ली तो संदेह उत्पन्न हो गया। क्यों उत्पन्न हो गया भैया? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूजा करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब पूजा के बदले राजनीति का लाभ और नुकसान देखने का। गणेशोत्सव के दौरान सभी लोग, हम तो अपने विरोधियों के घर पे भी जाते हैं। हर ऐसे धार्मिक त्योहार में इस पर राजनीतिकरण नहीं किया जाता है। इससे हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
वैसे नेताओं के इन बयानों से अलग इस मामले में वकील भी एक दूसरे के खिलाफ तीर चला रहे हैं। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल से पीएम मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़ की मुलाकात की निंदा की मांग की है। कपिल सिब्बल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि निजी कार्यक्रम के वीडियो को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने कहा है कि इसे गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। I was really surprised when I saw this clip that was going viral. No public functionary, whoever it may be, should not publicize a private event. I'm sure that maybe the Chief Justice may not have known that this was being publicized. आज के युग में फेस टाइम पे आपके व्हाट्सएप पे कोई भी बात हो सकती है, तो फैसला अगर उससे प्रभावित नहीं हो रहा है, तो अगर गणपति की पूजा ओपनली जाके कर रहे हैं, वो पुजारी आदमी है, रिलीजियस आदमी है, तो इससे फैसले पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। वैसे रूल बुक में ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी धार्मिक या सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस नहीं मिल सकते, और ना ही ऐसी कोई परंपरा है। बीजेपी का दावा है कि पहले भी सार्वजनिक और धार्मिक समारोह में प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस की मुलाकात हुई है। वैसे भी महाराष्ट्र में गणपति पूजा की परंपरा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ महाराष्ट्र से आते हैं, जहां कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी विचारधारा को हो या फिर कोई सामान्य व्यक्ति हो, वो गणपति पूजा करता भी है और पूजा करने के लिए किसी के घर भी जा सकता है। इसमें विचारधारा और पद के प्रभाव में आने वाला एंगल नहीं होता है। हालांकि महाराष्ट्र में चुनाव है और राजनीति में हर एक्शन और रिएक्शन पर नजर होती है। शायद इसीलिए पीएम मोदी की गणपति पूजा में धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक एंगल तलाशे जा रहे हैं। सत्ता की इसके बाद अगली खबर के केंद्र में अयोध्या की जमीनें हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं और टारगेट पर है यूपी सरकार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में एक फाइल लेकर आए थे, और ये कोई सामान्य फाइल नहीं थी। उनका दावा था कि इस फाइल में अयोध्या जमीन घोटाले के सबूत थे, जिसका आरोप उन्होंने बीजेपी सरकार, बीजेपी के मंत्री और सरकारी अधिकारियों पर लगाए हैं। आज इस फाइल में दर्ज सबूतों के आधार पर उन्होंने बीजेपी पर अयोध्या में जमीन घोटाले के कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने आज दावा किया कि अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां जमीन की कालाबाजारी हो रही है। बीजेपी के नेता और अधिकारी वहां जमीन लूट रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने सेना की जमीन तक को बेच दिया है। अयोध्या के किसानों की जमीन बीजेपी नेताओं को मिली। घोटाले के लिए रेलवे का अलाइनमेंट बदला जा रहा है। अखिलेश यादव ने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने इसके सबूत होने के दावे भी किए। उन्होंने कहा कि 13,000 एकड़ जमीन पर प्लॉटिंग हो रही है। देश के बड़े उद्योगपति वहां जमीन ले रहे हैं। जिस जमीन का इस्तेमाल फायरिंग रेंज के लिए था, वहां बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जमीन ले चुके हैं। पूर्व विधायक CP शुक्ल भी जमीन ले चुके हैं। अखिलेश यादव ने अयोध्या घोटाले में क्रोनोलॉजी भी समझाई। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसानों से सस्ती दरों पर जमीन ली गई। अब उन जमीनों को ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। लेकिन जब गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन ले ली, जब दूसरे लोगों के पास जमीन पहुंच गई और अपने लोगों के पास उनके जमीन पहुंच गई, उसके बाद अयोध्या का सर्किट रेट से लेकर के सब बढ़ा दिया गया। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है, उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपी हमें दी है। ये रजिस्ट्रियों की कॉपी है। और यही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में फाइल में है ये सब। उनकी पीड़ा जो है वो ये नहीं है, उनकी पीड़ा ये है कि अयोध्या का डेवलपमेंट कैसे हो गया। सेना जैसी जो डिफेंस है, उस डिफेंस के जमीन से कोई छेड़खानी नहीं करता। कभी डिफेंस की जमीन की तरफ कोई नहीं देखता।
और जहां पर फायरिंग रेंज थी उस जमीन को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया। 2 साल के बाद जब सरकार समाजवादियों की आएगी, अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी और किसी भी हमारे गरीब किसान उसका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उनकी ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाएगी। वैसे इन आरोपों के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक सांकेतिक हमला भी किया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। बीजेपी की तरफ से इसका जवाब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया। उन्होंने कहा ये माफिया की मजार पर फातिहा पढ़ने वाले लोग हैं। देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के डीएनए में अपराध है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। ये समाजवादी पार्टी क्या जाने, ये तो जाते हैं माफिया के मजार पर फातिया पढ़ने के लिए। इनको पूजा पाठ से क्या मतलब है? ये सब केवल समाजवादी पार्टी लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही, जो कभी सफल नहीं। वैसे अयोध्या में जमीन घोटाले का आरोप अखिलेश यादव पहले भी लगाते रहे हैं। इससे पहले 10 जुलाई को भी उन्होंने अयोध्या में बाहरी लोगों को जमीन बेचने को लेकर यूपी सरकार पर हमला किया था और अरबों रुपए के घोटाले का दावा किया था। वो इन जमीन डील्स की जांच की मांग कर रहे हैं। अब सत्ता में एक ऐसी खबर जो हर उस शख्स से जुड़ी है जो परिवार के सदस्य की तरह अपनी कार की देखभाल करता है, उसे रोज साफ करता है, उसे संभाल कर रखता है ताकि वो लंबे वक्त तक उसका साथ देती रहे। लेकिन जब वो 15 या 20 साल पुरानी हो जाती है तो ना चाहते हुए भी उसे अपनी गाड़ी को खुद से दूर करना पड़ता है और कबाड़ में देना पड़ता है। लेकिन अब ऐसे लोगों का ये दुख कम हो सकता है। इसीलिए अगर आपकी गाड़ी भी 15 साल पुरानी हो गई है या होने वाली है तो इस खबर को ध्यान से देखिएगा। अगर आप अपनी गाड़ी 15 या 20 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप में निकालने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि खबर है कि पुरानी गाड़ी को लेकर जल्द नई स्क्रैप पॉलिसी आ सकती है। ऐसी खबरें हैं कि सरकार स्क्रैप पॉलिसी में बदलाव करने पर विचार कर सकती है और इसकी वजह है कि वो सवाल जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन पहले समझिए ये बात निकली कहां से है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की सालाना बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने बड़ी बात कही। उन्होंने इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से गाड़ी की प्रदूषण जांच को ज्यादा विश्वसनीय बनाए जाने पर सुझाव मांगा। अगर इसका कोई विकल्प मिलता है तो गाड़ी को कबाड़ में बदलने वाली पॉलिसी में बदलाव पर विचार किया जा सकता है। दरअसल अभी किसी गाड़ी को उसकी उम्र के आधार पर स्क्रैप में बदला जाता है। जैसे अगर कोई गाड़ी 15 या 20 साल पुरानी है तो उसे कबाड़ में बदल दिया जाता है। लेकिन भविष्य में इस नियम में बदलाव हो सकता है और गाड़ी को उम्र के आधार पर हटाने की बजाय उसकी प्रदूषण और फिटनेस के आधार पर स्क्रैप में बदलने वाला नियम आ सकता है। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन के अनुसार जनता इस स्क्रैप पॉलिसी पर बार-बार एक सवाल कर रही है, जिसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। लोगों का सवाल यह है कि जब वो गाड़ी का अच्छी तरह से रखरखाव कर रहे हैं और 15 वर्ष के बाद भी गाड़ी की स्थिति अच्छी है तो उसे कबाड़ में बदले जाने की बाध्यता क्यों है। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं गाड़ी को सड़क से हटाने का आधार प्रदूषण या फिर फिटनेस का स्तर होना चाहिए या फिर गाड़ी की उम्र। हालांकि सरकार के अनुसार कई गाड़ियां पीएसयू के सख्त नियम ना होने की वजह से आसानी से फिटनेस सर्टिफिकेट पा जाते हैं। लेकिन अगर यहां पारदर्शिता और विश्वसनीयता आ जाती है तो गाड़ी को उम्र के आधार पर नहीं बल्कि उनकी फिटनेस के आधार पर स्क्रैप करने का नियम बनाया जा सकता है। सरकार की ओर से मौजूदा वक्त में जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी चलाई जा रही है वो क्या है, आइए समझते हैं। इस पॉलिसी का ऐलान केंद्रीय बजट 2021-22 में किया गया था, जिसके अनुसार प्राइवेट गाड़ियों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी है, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट जरूरी किया गया है। फिटनेस टेस्ट में फेल होने पर कोई भी गाड़ी कबाड़ बन जाएगी और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद गाड़ी को स्क्रैप में देना होगा और पुरानी गाड़ी के बदले कार के मालिक को एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के बाद जब कोई नई गाड़ी खरीदेगा तो उस पर उसे कई फायदे मिलेंगे, जैसे रोड टैक्स पर 25% तक की सरकारी छूट का प्रावधान है। साथ ही नई गाड़ियों पर लगने वाले रजिस्ट्रेशन टैक्स पर भी राहत मिल जाएगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी अगर कोई पुरानी गाड़ी चलाता पकड़ा गया तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है।
फिलहाल 15 साल से पुराने वाहनों की अनिवार्य स्क्रैपिंग केवल दिल्ली एनसीआर में लागू है। 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहन दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर नहीं चल सकते हैं। वैसे एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा मानकों के हिसाब से इस वक्त देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां अनफिट हैं और इन अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप किए जाने की जरूरत भी है। जबकि सरकार की तरफ से सर्टिफाइड स्क्रैपेज सेंटर्स में 2023 में सिर्फ 44,000 गाड़ियां ही स्क्रैप की गई। क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल से विरोध के बीच ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मुझे कुर्सी की भूख नहीं है, कहा ममता बनर्जी ने। मैं जनता से माफी मांगती हूं, ममता बनर्जी का यह बयान। लेकिन ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी की भूख नहीं रखती हूं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रविशंकर दत्ता जुड़ गए। रविशंकर, आज डॉक्टरों के साथ मुलाकात करनी थी, डॉक्टर नहीं पहुंचे मुलाकात के लिए, उसके बाद ममता बनर्जी ने जो ये बयान दिया है, क्या संदर्भ है इसका, क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने? देखिए, ममता बनर्जी आज भारी नाराजगी में दिखे। उन्होंने आज साफ साफ कह दिया कि अगर ऐसा चलता रहा तो हमें अपना रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को हमें जवाब देना पड़ रहा है कि क्यों 32 दिन से लोगों को सर्विस यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और जूनियर डॉक्टर्स, जो कि डॉक्टर फैटर्निटी का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो ममता बनर्जी ने कहा 27 लोगों की मौत हो चुका है बिना चिकित्सा में। 7 लाख पर मैं 3 दिन से बैठा हुआ था, बैठी हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं आए बात करने के लिए। इसके बाद मैं फिर से कहूंगा कि आप काम में अपना वापस आइए और चाहे तो आप चीफ सेक्रेटरी से फिर से बात कीजिए। और ममता बनर्जी ने आखिर में ये कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए राजी हूँ, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। इसका कारण यह है मैं चेयर की भूखी नहीं हूँ, लेकिन लोग अगर हमारे पास आते हैं और इसके लिए जस्टिस पूछते हैं, जो लोग 27 लोग। रविशंकर, आप बने रहिए हमारे साथ, पहले सुन लेते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा है, फिर आपसे समझेंगे भी कि क्या कहा है उन्होंने। ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক, আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। আর তা না হলে কিন্তু আপনাদেরও যেমন আন্দোলন আছে, পরিবারগুলো যদি আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাই, আমাদেরও তো কৈফিয়ত দিতে হবে। আমরা তার জন্য তৈরি থাকব। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। रविशंकर, अगर आप शब्दशः हमें बता पाएं, क्योंकि बंगाली में बात कर रही थी ममता बनर्जी, जब उन्होंने बात कही कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखिए, ममता बनर्जी ने यही कहा कि मैं चेयर का भूखी बिल्कुल नहीं हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा। लेकिन डॉक्टर्स को ये भी याद रहना चाहिए कि अगर आपके पास आंदोलन का रास्ता है तो हमारे पास भी है। इसका कारण जो लोग हमारे पास आ रहे हैं और विचार वहाँ पे जस्टिस मांग रहे हैं, जो 27 लोग मरे हैं, जो लोगों को सर्विस नहीं मिल रहा है 7 लाख लोगों को, अगर वो हमारे पास आएंगे तो हम भी उनको जस्टिस देने के लिए अपना तरीके से रेडी रहेंगे। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ममता बनर्जी का ये बयान साफ साफ ये जाहिर करता है, ममता बनर्जी ने अब डेडलाइन दे दिया है। अब डॉक्टर्स फिर से नहीं सुनते तो सुप्रीम कोर्ट में राज्य अपना बात रखेंगे, उसका बाद सुप्रीम कोर्ट जैसे कहेंगे राज्य सरकार वैसे ही करेंगे। उसमें अगर जबरदस्ती डॉक्टर्स को आंदोलन से वापस धकेलना पड़े अपना काम में, या तो फिर कोई स्टेप लेना पड़े जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ, तो राज्य सरकार उसमें पीछे नहीं हटेंगे। एक तस्वीर भी ममता बनर्जी के सामने आई है, वो दिखाते हैं हम। ममता बनर्जी ने आज बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है, उन्हें कुर्सी की भूख नहीं। देखिए, ये देखिए तस्वीर जिसमें ममता बनर्जी हाथ जोड़कर डॉक्टरों के सामने अपनी बात रख रही हैं, जिसमें वो उन्होंने कहा है कि उन्हें कुर्सी की भूख नहीं है, वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने हाथ जोड़कर ये माफी तो मांगी है, कहा है कि मैं माफी मांगती हूँ, असुविधा के लिए जनता से माफी मांगती हूँ, कहा है उन्होंने। लेकिन क्या कहा है उन्होंने, सुन लिए एक बार फिर से। Secretary, Home Secretary, DG and my MOS. But I am sorry, I apologize to the people. I apologize to the people of this country and the world people who are supporting them. Please give your support, I don't have any problem. We want justice for Tilottama. We want justice for common people. We want justice for treatment for common people. We want that as per Supreme Court instruction, they must join their duty. Though 3 days are over after the Supreme Court verdict, instead of that also we are not taking any disciplinary action. Because sometimes we have to tolerate.
it is their duty to tolerate sometimes. Tolerate করাটাও ধৈর্য ধরাটাও একটা পরীক্ষা। অনেকটা ধৈর্য আমরা ধরেছি এতদিন ধরে 32 दिन হয়ে গেছে। तो आपने सुना ममता बनर्जी को, उन्होंने कहा कि टॉलरेट भी करना पड़ता है, इसलिए हमने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया है। रविशंकर दत्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। रविशंकर, एक तरफ हाथ जोड़कर जनता से उनको जो असुविधा हो रही है उसके लिए माफ़ी मांग रही है ममता बनर्जी, ये भी कह रही हैं कि हम डॉक्टरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रही हैं कि हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं अगर आप वापस नहीं आए। तो ममता बनर्जी माफ़ी मांगने के साथ साथ क्या धमकी भी दे रही हैं कि ये डेडलाइन थी, अब आप नहीं आए हैं, अब आगे के बारे में हम सोचेंगे? देखिए, ये धमकी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक डेडलाइन जरूर लकीर खींच देना हम कह सकते हैं। इसका कारण ये है, ममता बनर्जी बीइंग द चीफ मिनिस्टर, देश राज्य के चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री होने के नाते 3 दिन डॉक्टर्स के लिए वेट किए हैं। अब मुख्यमंत्री का बहुत सारा काम रहता है। उन्होंने आज जैसा कहा, मैंने अपना फोन छोड़ के, मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके 3 दिन डॉक्टर्स के लिए बैठे हुए थे और समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर जितनी यहाँ पे कंडीशंस दे रहे हैं वो मानना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब जुडिस मैटर कभी भी लाइव स्ट्रीमिंग ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड रह सकता है और उसको लेके कोई कुछ केस कर सकता है। ये ममता बनर्जी का कहना है और इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा, डॉक्टर्स अगर आंदोलन के पथ में जाते हैं, आंदोलन के रास्ते में जाता है तिलोत्तमा के लिए, तो मुझे भी उन लोगों के लिए आंदोलन के रास्ते में जाना पड़ेगा जिन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। अगर एक मृत्यु तिलोत्तमा का वी वांट जस्टिस नारा लगा सकते हैं, तो 27 लोगों की जो मौत हुई है, जिसका जिक्र ममता बनर्जी ने एकदम स्पेसिफिकली वजह से किया, 27 लोग बिना चिकित्सा में मर गए हैं, उन लोगों के लिए जस्टिस, उन लोगों के लिए कैंडल मार्च। रवि, ममता बनर्जी कह रही है मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, मैं लोगों को जो समस्या हो रही है उसके लिए माफी मांगती हूँ। इस पर जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ से कोई, ममता बनर्जी के इस बयान के बाद उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, कोई प्रतिक्रिया आई है क्या उनकी? नहीं, अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आया है, क्योंकि डॉक्टर सभी वापस जाएंगे, फिर अपना जनरल बॉडी मीटिंग करेंगे, उसका बाद स्टेटमेंट देंगे। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है उसमें साफ साफ ये जाहिर हो रहा है, डॉक्टर अपना काम में वापस नहीं जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर जरूर अपना लॉयर खड़ा करके अपना पक्ष रखेंगे। 17 तारीख को इसके लेकर बातचीत होगी, उसके बाद शायद कोई नतीजा निकल सकता है, या तो फिर ये नो वर्क चलेंगे तो राज्य सरकार अपना डिसिप्लिनरी एक्शन डॉक्टर्स के खिलाफ जरूर लेगी। जी रविशंकर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ममता बनर्जी ने इंतजार किया डॉक्टरों का, उनका ये कहना है कि मैं लगातार इंतजार करती रही, अपने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फोन बंद करके इंतजार किया बातचीत करने के लिए, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे। तो एक तरफ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां ममता बनर्जी इंतजार करती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके बाद ममता बनर्जी ने एक लकीर खींच दी है, कह दिया है कि हमने आपका इंतजार किया, आप नहीं आए बात करने के लिए, लेकिन जनता से मैं माफी मांगती हूँ, पद की मुझे भूख नहीं है, लेकिन जनता को अगर असुविधा होगी तो फिर हम आगे कोई एक्शन लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो ममता बनर्जी की तरफ से ये भी डॉक्टरों को बता दिया गया है कि अब इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जो राज्य सरकार वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, वहां अपना पक्ष भी रखेगी, लेकिन डॉक्टरों से बातचीत नहीं हो पाई आखिरकार ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी जनता से उनको हो रही परेशानी के लिए, और ये भी कहा कि उन्हें कुर्सी की भूख नहीं है।